देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि गांव जैसे इलाकों में भूत प्रेत का साया मंडराना एक आम बात है। मेरा गांव जिसे लोग अवतारपुर के नाम से पुकारा करते थे, सालों पहले ही इस गांव में किसी सच्चाई को दफनाया गया था, लेकिन आज तक कोई भी पहचान नहीं पाया कि आखिर वो कौन सी सच्चाई थी जो लोग सिर्फ सोचते रहते थे। उसकी असलियत जान पाना सभी के लिए असंभव था, लेकिन कभी न कभी किसी मशहूर इलाके में भूत प्रेत का साया मंडराना कोई बड़ी बात नहीं होती। खैर, शनिवार की शाम को लोग इतना खौफ क्यों बताते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर एक शाम मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे सही विचार गलत दिशा में मुड़ गए। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड दिनेश के साथ पार्क से वापस लौट रहा था। ठंड का समय था और शाम के 4 बज चुके थे, जिस वजह से मैं और मेरा दोस्त जल्दी जल्दी अपने कदम पटकते हुए घर की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन तभी हम दोनों के बीच एक चर्चा होने लगी। दरअसल हमें पता चला कि करीबी रेलवे स्टेशन पर आज एक नई ट्रेन दाखिल होने वाली है और हमारा काफ़ी मन भी था कि हम उस ट्रेन को देखने के लिए सबसे पहले उस स्टेशन पर पहुंच जाएं। रात के लगभग 10:15 बजे के आसपास ट्रेन स्टेशन पर दाखिला लेने वाली थी, तो हम दोनों भी बहुत ही जल्द उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। लेकिन स्टेशन पर बिखरा हुआ सन्नाटा आज कुछ अजीब लग रहा था और स्टेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। खैर, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गए और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन का कोई निर्धारित समय नहीं था, क्योंकि ट्रेन आज पहली बार स्टेशन पर दाखिल होने वाली थी और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों उसी स्टेशन के एक बेंच पर बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद ही हमें उस स्टेशन के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी इधर उधर भटकता दिखाई दिया और मैं उस आदमी को आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाने लगा। इसके बदले में मेरा दोस्त मुझ पर गुस्से से तिल मिलाते हुए बोला, भाई तुझे क्या करना है, चाहे कोई भी स्टेशन पर भटकता हो। मुझे अपने दोस्त की बात कहीं ना कहीं ठीक ही लगी। खैर, उसी समय मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। जेब से फ़ोन निकालने पर मुझे पता चला कि फ़ोन पर मम्मी है। दरअसल मेरी मम्मी पूछ रही थी कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं इस समय पुराने रेलवे स्टेशन पर हूँ, क्योंकि आज नई ट्रेन चलने वाली थी, तो मैं उसे देखने के लिए स्टेशन पर पहुँचा था। इतने में ही मेरी मम्मी मेरे ऊपर बरस पड़ी, मुझे भला बुरा कहने लगी। लेकिन फिर अचानक मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया। मैंने अपनी नज़र अपने फ़ोन की तरफ दौड़ाई तो मैंने पाया कि मेरा फ़ोन अब बंद हो चुका है। लेकिन कुछ देर पहले तो फ़ोन की बैटरी पूरी की पूरी थी, फिर ये अचानक से कैसे ख़त्म हो गई। मैं इस बात से बड़ा हैरान था। खैर, कुछ समय के बाद ही मेरे दोस्त के फ़ोन की रिंग बजने लगी। फ़ोन को उठाने पर पता चला कि फ़ोन पर उसके पापा थे और उन्होंने भी उसी बात को दोहराया। हमारे इस करतूत के ऊपर उसके पापा भड़कते बोले, अरे तुम लोगों को मालूम नहीं है तुम खतरे में हो, जहाँ किसी भी समय तुम्हारा सामना मौत से हो सकता है। मुझे और मेरे दोस्त को अंकल की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई और तभी उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और फ़ोन के नीचे गिरते ही उसका फ़ोन किसी कचूमर की तरह वहीं पर बिखर सा गया। पूरा मूड ही बिगड़ चुका था। लेकिन जब मैंने ज़मीन से उसका फ़ोन उठाया तो मैंने देखा कि उसके फ़ोन के ऊपर सिर्फ एक खरोंच आई थी और वो एक छोटी सी खरोंच थी, जिसे देखते मैं ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, अबे पागल, तेरा फ़ोन अभी तक तो बिल्कुल सही है। और साथ ही उसके चेहरे पर भी एक खुशी झलकती नज़र आई। फिर हम दोनों वहाँ से निकलने के लिए उस बेंच से खड़े ही होने वाले थे कि हमें एक आदमी स्टेशन पर घूमता हुआ नज़र आया और उस आदमी को इधर उधर घूमता देख एक बार फिर मैं उसे आवाज़ देते बोला, अरे भाई साहब ज़रा इधर आइए। लेकिन उस आदमी ने हमारी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। बाद में मैं अपने दोस्त को लेकर उस आदमी की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी हमें पटरियों के बीचों बीच एक औरत नजर आई, जिसके हाथ में एक छोटा और मासूम सा बच्चा भी था और उस औरत को देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो वो अपने बच्चे के साथ उन पटरियों के बीच फंस चुकी है। हम दोनों उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन इस बार उस दूसरी तरफ नजर आ रही पटरियों के ऊपर से ट्रेन निकल रही थी, यानी कि ये धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बहुत ही जल्दी इन हादसों के पास पहुंचने वाली थी। मैं झट से पटरियों पर उतर गया, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस से ऊपर खींचने लगा। मुझे दुख तो काफ़ी हो रहा था कि ये दोनों ट्रेन की चपेट में आने वाले हैं। इससे पहले कि ट्रेन उस औरत के पास पहुंच पाती, मैं ज़ोर से चिल्लाया और उसके साथ ही उस ट्रेन ने उस औरत के साथ उस मासूम बच्चे को
अपनी पहली टक्कर से चकनाचूर कर दिया। ट्रेन की यह भयानक हरकत सच में दिल दहला देने वाली थी। मैं और मेरा दोस्त पूरी तरीके से अब टूट चुके थे। अब हम बहुत ही जल्द इस स्टेशन से निकलने की फिराक में थे। इससे पहले कि नई एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर पहुंच पाती, हम दोनों ने वहां से निकलने का प्लान बना लिया और घर की तरफ चलने लगे। कहते हैं कि मौत एक ऐसा रास्ता है जहां से लौट पाना इंसान के लिए नामुमकिन होता है। लेकिन इस बार पटरियों के बीचों बीच वही औरत फिर से खड़ी हुई दिखाई दी और इस बार उसके हाथ में वही बच्चा था। उसका वही दूसरा रूप देखने के बाद हम दोनों समझ चुके थे कि हमने आज भूत प्रेत से पंगा मोल ले लिया है। और यही वजह भी थी कि वह स्टेशन वीरानियत का दूसरा रूप था। जिस ट्रेन के इंतजार में इस स्टेशन पर पहुंचे थे उसका तो कोई अता पता नहीं था, बल्कि भूत प्रेत का साया हमारे ऊपर सर चढ़कर बोल रहा था। अब तो हम दोनों के हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। क्योंकि एक तरफ जहां भूत प्रेत का साया हमारे ऊपर मंडरा रहा था, तो दूसरी तरफ स्टेशन एक काले अंधेरे में घिर चुका था। एक स्टेशन की ऐसी खामोशी देखने के बाद कुछ समय के खातिर हम दोनों अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। इसी बीच वो औरत एक मुस्कान देते हुए बोल पड़ी, अभी अभी तो तुमने नज़ारा देखा था, वो एक असलियत थी जो सालों पहले गुजर चुकी है। शायद तुम दोनों जानते नहीं हो, इस स्टेशन पर सिर्फ मेरा हक है और जो भी दूसरा इस स्टेशन पर आने की हिम्मत करेगा वो मेरे हाथों अपनी जान गंवा देगा। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद हम दोनों तुरंत ही वहाँ से भागने लगे। लेकिन अब उस स्टेशन से निकलने का दरवाज़ा गायब हो चुका था। अपने आप को एक बड़े खतरे में देखने के बाद एक इंसान में क्या बीत सकती है, ये किसी से छुपी नहीं है। उस वक्त हर इंसान की तरह मेरा खून भी मेरी रंगों में तेजी से दौड़ रहा था और अब मेरे दिल में एक दहशत बैठी हुई थी कि क्या आज मैं इस खौफनाक दृश्य से बाहर निकल पाऊंगा या फिर नहीं। और यही सब सोचते हुए उस स्टेशन में चारों तरफ भटकने लगा। दोस्तों, आधे घंटे के अंदर वो पूरा स्टेशन एक मायावी स्टेशन के रूप में तब्दील हो चुका था। जोरदार अंधेरे के साथ साथ उस स्टेशन में चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा एक अलग कड़ी बन चुका था। सबसे ज़्यादा हैरानी तो इस बात की थी, वहाँ से निकलने का रास्ता तक अब गायब हो चुका था। और यही एक मेन पॉइंट था कि अब हम दोनों बुरी तरह उस स्टेशन पर फंस चुके थे। ऊपर से स्टेशन पर पड़ने वाले कदमों की आहट बार बार हमारे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। और एक बार फिर हमें एक अजूबा सा दिखाई दिया, क्योंकि हमने देखा कि हमें उसी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक कुत्ता भटकता हुआ नजर आया। लेकिन उस कुत्ते के मुंह में एक इंसान की जिंदा मुंडी थी, जिसे देखकर अब इस स्टेशन को भूता साबित ना करना एक मूर्खता थी। और अब हम दोनों दोस्त भी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि ये स्टेशन सच में भूतों का एक अड्डा है और यहाँ पर सिर्फ एक चुड़ैल का वास नहीं, बल्कि कई सारी आत्माएं अपने होने का एहसास करवाती हैं। मैं तो किसी पागल कुत्ते की तरह उस स्टेशन पर इधर उधर भटकने लगा कि जल्दी से जल्द मैं इस स्टेशन से निकल सकूं। लेकिन आज हमारी किस्मत को कुत्ता काट चुका था। न ही तो स्टेशन से निकलने का कोई दूसरा द्वार नजर आ रहा था और न ही दूर दूर तक कोई रोशनी की झलक। अंधेरा भी अपनी चरम सीमा के साथ चारों तरफ बिखर चुका था। वो औरत खड़ी हुई हमें नजर आ रही थी और उसके हाथ में वो बच्चा भी हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। और शायद उस ट्रेन की तेज रोशनी की वजह से वो औरत अब आधी दिखाई देने लगी, क्योंकि मैंने अपने दादाजी से सुना था कि भूत प्रेत जैसी काली शक्तियाँ उस समय अपनी शक्तियों को कमजोर बना लेती हैं जब उनके ऊपर रोशनी का कोई तेज प्रकोप पड़ता है। और शायद इस बार ऐसा ही कुछ उस काली शक्ति के साथ हो रहा था। शायद ये ट्रेन हमारी जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता थी। मेरे दोस्त मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, अगर हम दोनों को अपनी जान बचानी है तो जल्द से जल्द हमें इस एक्सप्रेस की बोगी में बैठना होगा। और ध्यान रहे, ये ट्रेन इस स्टेशन पर रुकने के बजाय बस थोड़ी सी धीमी होगी। यानी कि इस वक्त हमें अपनी जान पर खेलकर ट्रेन की एक बोगी में दाखिल होना था और फिर किसी भी तरह अगले स्टेशन पर हमें उतर जाना था। हालांकि उस ट्रेन के अंदर कुछ और भी यात्री नजर आ रहे थे, क्योंकि बाहर से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था मानो उस ट्रेन के अंदर कुछ यात्री लोग अभी भी बैठे हुए हैं। फिर मौका पाते ही मैं भी भागते हुए एक बोगी के अंदर चढ़ गया और उस बोगी के अंदर बैठने के बाद मैं बार बार चारों तरफ उसी औरत को देख रहा था, जिसका साया आज हमारे ऊपर अपना कहर बरपा रहा था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद भी हमें कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे एक सुकून की सांस मिली,
लेकिन तभी ट्रेन के साथ साथ भागते हुए एक औरत ने मेरे कदम एकदम से कपकपा दिए। उस वक्त मैं अपनी जिंदगी का सबसे भयानक नज़ारा देख रहा था। दरअसल ये वही औरत थी जिसने उस स्टेशन पर दहशत की एक दुनिया कायम कर रखी थी। इस समय वह हमारे ऊपर फेंका एक ऐसा भूत सवार कर चुके थे और उस औरत के कदम भले ही तेज तेज जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन उसके कदमों की वो आवाज़ हमारे दिल में डर का एक ऐसा गहरा सदमा लगा रही थी जो जिंदगी भर कायम रहने वाला था। वो लगातार ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी और मेरे शरीर के अंदर का खून सूखता जा रहा था। शायद उस औरत ने कुछ दूर तक तो हमारा पीछा किया होगा और बाद में जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुके तो फिर मैं अपने दोस्त के साथ उस स्टेशन पर उतर गया और उस वक्त मुझे एक चैन की सांस मिल रही थी, क्योंकि स्टेशन के ऊपर लोगों की चहलकदमी साफ साफ दिख रही थी। सुकून की सांस लेते हुए मैं उस स्टेशन से बाहर निकला और वहां पर मौजूद लोगों को अपनी आप बीते के बारे में बताने लगा और तब जाकर उस पुराने स्टेशन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चला जिसकी खौफनाक दास्तां आज भी उस स्टेशन को डरावना बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है। दरअसल मुझे पता चला कि इस सच्चाई को अगर फैला दिया जाता है तो फिर उस इंसान की मौत होना पूरी तरह से तय है जो भी इस घटना को इधर उधर बताता है। दरअसल सालों पहले यहाँ पर एक महिला अपने बच्चे को लेकर इस स्टेशन की पटरियों को पार कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसका पैर पटरियों में फंस गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि आज भी वो उस दिन का इंतज़ार करती है जब वह उस लोको पायलट से अपने बच्चे की मौत का बदला ले सके, लेकिन लोहे की वस्तु में आत्मा कभी प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आज भी इस घटना को सुनने के बाद मेरी रूह कांप जाती है। दहशत का वह पल आज भी मेरे दिल में बरकरार है। खैर, आज मैं सही सलामत अपने घर में निवास करता हूँ, कभी भी रात में किसी बेमतलब स्टेशन पर जाने की हिमाकत नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।